इस वक्त बीजिंग में अल्लाह यार एंड द लेजेंड मार्क 4 जो है एनिमेटेड मूवी, इसका प्रीमियर जारी। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ चीनी बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं, बल्कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हुए हैं और इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं कि अंदर जो सलमा है इसकी क्या सूरत हाल है और आपको दिखाते हैं कि किस तरह बच्चे इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान के पास अच्छा मयार और तकनीकी टैलेंट का ज़ख़ीरा मौजूद है। यूरोप और सिलिकॉन वैली में बहुत से बेहतरीन आईटी इंजीनियर्स सरगर्म हैं। पाक चीन आईटी ताउन तकनीकी ताउन से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान में ऑनलाइन अदायगी और ई कॉमर्स के मैदान में तरक्की की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। शंघाई चीज माल के साबिक CEO ओपे पाकिस्तान के नायब सदर औरंगजेब खान पाकिस्तान में उभरती हुई सनत के रोशन मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। हालिया दिनों चीन और पाकिस्तान की पहली मुश्तरका प्रोडक्शन एनिमेशन फिल्म ने चीनी मार्केट में सनसनी फैला दी और ये दी डंकी किंग के बाद चीनी सिनेमा घरों पर दिखाई जाने वाली दूसरी पाकिस्तानी फीचर्ड एनिमेटेड फिल्म है। इस फिल्म के प्रीमियर के मौके पर हम बहुत से पुराने दोस्तों और पुरजोश शायकीन से मिले हैं। आइए इस पुरमसरत मंजर पर एक नज़र डालते हैं। जी, इस वक्त बीजिंग में अल्लाह यार एंड द लेजेंड मार्क 4 जो है एनिमेटेड मूवी, इसका प्रीमियर जारी। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ चीनी बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं, बल्कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ आए हुए हैं और इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं कि अंदर जो सलमा है इसकी क्या सूरत हाल है और आपको दिखाते हैं कि किस तरह बच्चे इस मूवी को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ प्रीमियर के मौके पर मुंतज़मीन ने नाजरीन के लिए तस्वीर लेने के लिए एक बड़ा पोस्टर और कार्टून मॉडल तरतीब दिया और बच्चों को यादगारी टोपियां और मास्क भी दिए। अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ मार्क 4 एक कदीम कहानी से माखूज है जो चीन पाकिस्तान सरहद के साथ वाक़ है। एनिमेटेड प्रोडक्शन अल्लाह यार की कहानी पर मबनी है जो एक बहादुर पुरएतमाद और नेक लड़का है। एक मारखोर की जान बचाने के बाद अल्लाह यार जानवरों से बात करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। वापस घर जाते वक्त मारखोर की हिफाजत करते हुए दूसरे जानवरों जैसे बर्फानी चीते और उल्लू से दोस्ती कर लेता है। अपने जानवर दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार मुहिमजोई सर करता है। मारखोर को बहिफाजत घर पहुंचाकर दोस्ती करता है। कहानी के बहुत से अनासर जैसे दोस्ती, बहादुरी और मुश्किल में साथ दोनों ममालिक के मुश्तरका सकाफती फलसफे के अक्कास हैं और कुदरती चीज़ों की हिफाजत, लोगों से मोहब्बत और इंसाफ की तलाश में मुस्बत और पुरउम्मीद रहने की मुश्तरका इक़दार को मरबूत करते हैं। फिल्म ने शायकीन को मशहूर कर दिया। मुझे मार्को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा पसंदीदा किरदार अल्लाह यार है। मुझे हिरन पसंद है। क्योंकि मुझे शेर पसंद है तो मेरा पसंदीदा जानवर शेर है। हिरन। यकीनन इस फिल्म में मेरा पसंदीदा किरदार मार्क 4 होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा कौमी जानवर है और ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे कौमी जानवर को चीन में एक फिल्म में दिखाया गया है। आज की एनिमेशन बहुत अच्छी है और मुझे तमाम तस्वीर बहुत पसंद हैं। चीन में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक और चाइना फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी के जनरल मैनेजर लिu छोन ने प्रीमियर में शिरकत की। तकरीब में फिल्म के शरीक प्रोड्यूसर के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मोइनुल हक ने चीन पाकिस्तान तावन और सकाफती तबादलों में फिल्म के प्रोड्यूसर्स और अफराद की जानिब से किए गए तावन को सराहते हुए चीनी और पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और फिल्म के शराकतदारों को तारीफी असनाद से नवाजा। एनिमेटेड फिल्मों की प्रोडक्शन के दावों के हवाले से दोनों मुल्कों के प्रोड्यूसर्स पुरइत्माद हैं। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी अहलिया भी मुस्तक़बिल में फ़िल्म इंडस्ट्री में दोनों ममालिक के तावन के हवाले से काफ़ी पुरउम्मीद हैं। आइए उनकी राय सुनते हैं। बड़ी ब्रेक थ्रू थी, ये माइलस्टोन था पाकिस्तान में इस तरह की हाई क्वालिटी एनिमेटेड मूवी। इसका मैसेज भी बड़ा इम्पोर्टेंट है
کہ آپ کا پریزرویشن آف وائلڈ لائف انوائرمنٹ اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے، کیونکہ اس کا ہیرو ایک بچہ ہی ہے جو کہ اپنی کاوشوں سے پاکستان کا جو نیشنل اینیمل ہے مارخور، اس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، پریزرویشن کی. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو اتنا آپ ہنگامہ یہاں دیکھ رہے ہیں بچوں کا، تو لوگوں کو ضرور پسند آئے گی یہ مووی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک جوائنٹ پروڈکشن ہے پاکستان اور چائنا کی، اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. آپ اپنی ثقافت، اپنا کلچر اور اپنی جو ویلیوز ہیں وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جیسے کہ انہوں نے کہا یہ اینیمیٹڈ مووی ہے، تو میرا خیال میں ہمارا یوتھ اور اسپیشلی اسمال چلڈرن وہ دے گیٹ دا میسیج ویری ایزیلی، اور یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے دونوں ملکوں کو اور قریب لانے کے لیے. پہلے چین میں پاکستانی فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، لیکن حالیہ برسوں میں یہ تعداد زیادہ نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ گزشتہ سال سے اس سال تک چینی سینما گھروں میں پاکستانی فلمیں، جن میں اینیمیٹڈ فلمیں بھی شامل ہیں، نمائش کے لیے پیش کی گئیں اور پاکستان فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جو مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. اللہ یار اینڈ دا لیجنڈ آف مارخور چینی اور پاکستانی فنکاروں کی مشترکہ طور پر بنائی جانے والی پہلی اینیمیٹڈ فلم ہے، جو بہت اہمیت کی حامل ہے. فلم بنانے میں 4 سال لگے. یہ واقعی آسان نہیں ہے. آج میں پہلی بار مکمل فلم دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں اس فلم کا معیار کہانی کی سالمیت اور اینیمیشن اثرات کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. فلم میں بہت سی تفصیلات ہیں جن میں اس کے چینی ڈائیلاگ اور کچھ سطروں کا ترجمہ بھی شامل ہے. میرے خیال میں اسے سمجھنا آسان ہے اور فلم بچوں کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی ہے. ہم بہت خوش ہیں کہ فلم تھیٹرز میں ہیں. ہماری کمپنی ایک بڑی پروڈیوسر ہے اور ہم نے دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. مشکلات ضرور ہیں کیونکہ زبانیں مختلف ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان کچھ ثقافتی فرق بھی ہیں. پھر بھی ہم آہنگی کے بعد یہ سب آسانی سے کام کرتا ہے. اگرچہ ہمیں اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ کام کرنے میں کافی وقت لگا، پھر بھی ہم بہت خوش ہیں. اس اینیمیٹڈ فلم کے ہدایتکار عزیز خان نے ان کے اشتراک کے مناظر کو یاد کرتے ہوئے اب بھی یادگار پایا. میں پرجوش تھا کیونکہ میں نے اپنی فلم چین میں دکھائے جانے کا خواب بھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی فلم چین میں دکھائی جائے اور یہ ایک مشکل کام ہے. ایسا ہی ہے نا؟ میرے خیال میں انہیں یعنی چینی ساتھی ورکرز کو فلم کو چینی زبان میں بنانے پر کام کرنے کے لیے ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اور جیسے پرندہ اور برفانی چیتا قومی جانور ہیں، یہ بڑی حد تک پاکستانی ہیں. ایک طرح کا قوم پرستانہ قسم کا ایک قومی ورثہ ہیں. ہمیں ان کو بہت زیادہ معلومات دینا پڑی، جبکہ انہوں نے خاص عناصر پر بات کی جن میں وہ کمی بیشی چاہتے تھے. میں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر کچھ چیزیں نکالنا چاہتا ہوں جو چینی بچوں کے لیے سیکھنے میں آسان ہوں. اللہ یار اینڈ دا لیجنڈ آف مارخور 25 دسمبر 2021 کو چین میں ریلیز کی گئی. یہ تعاون ابھی شروع ہوا ہے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں مستقبل میں مزید تعاون ہوگا اور مزید متنوع شکلوں میں دونوں ممالک کے ناظرین کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے پاس پہلے ہی کئی پروڈیوسرز ہیں بشمول کو پروڈیوسرز کے، اور ہالی ووڈ اور براڈ وے کے کچھ ہدایت کار بھی. اس کے علاوہ تخلیقی رقص اور موسیقی کے نئے انتظامات کیے گئے ہیں. تاہم وبائی امراض کی وجہ سے تمام انتظامات ملتوی کر دیے گئے ہیں، اس لیے فلم کو پہلے لانچ کیا گیا ہے اور ہم میوزک پر بعد میں کام کریں گے. پاکستانی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ مالی سال 2021 اور 22 کے لیے آئی ٹی کی برآمدات کا ہدف 3 ارب 50 کروڑ ڈالر رکھا جائے گا، جو پچھلے مالی سال کی نسبت 70% زیادہ ہے، اور حکومت اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو سہولیات فراہم کر رہی ہے. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں کیا صلاحیت ہے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ بہت ڈائیورس قسم کی سروسز ایکسپورٹ ہو رہی ہیں.
بہت زیادہ جو بیک آفس آپریشنز ہیں جس میں ہم کال سینٹر جس کو سروسز کہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں یعنی کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کے لیے ان کی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس بنا رہے ہیں. پھر ان کی آئی ٹی مینٹیننس ہے, بہت ساری چلتی ہوئی پروڈکٹس لیگیسی پروڈکٹس کی مینٹیننس کی سروسز ہیں. بہت ساری اور طرح کی ہیں, فار ایگزامپل ان کو میڈیکل ٹرانسکرپشن, لیگل ٹرانسکرپشن یا اس طرح کی سروسز چاہیے, اکاؤنٹنگ, بیک آفس اکاؤنٹنگ سروسز ہیں. سو بے شمار ڈائیورس قسم کی ہیں, ڈیزائن کی ہیں. سو فری لانسنگ کی ایک کیٹیگری جس میں بہت سارا ڈیزائن اور کنٹینٹ کریشن کی سروسز ہیں جو باہر پرووائڈ کی جا رہی ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انٹرپرائز آرگنائزیشن ہے, ان کو ای آر پی سروسز چاہیے, یا ان کو ایک چھوٹا انڈیویجول ایس ایم ای ہے جس کو چھوٹی سروسز چاہیے ڈیزائن کی اور کنٹینٹ کی, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی. سو بہت ڈائیورس قسم کی سروسز آفر کی جا رہی ہیں پاکستان سے. مالی سال 2021 میں آئی ٹی ایکسپورٹ کی مالیت $2 بلین امریکی رہی, جو سالانہ نمو کا تقریباً 50% ہے. تاہم پاکستان کی آئی ٹی برآمدات کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کے باوجود ابھی پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ ابھی بہت چھوٹی ہیں کمپیئر ٹو دا پوٹینشیل اپرچونٹی جو ہو سکتی ہیں. اگر ہم باقی ممالک سے دیکھیں تو وہاں یہ بلینز آف ڈالرز, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز میں جا رہی ہیں. کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی دونوں چیزیں امپروو کرنی ہیں تاکہ ہم نئی آنے والی ٹیکنالوجیز کو سمجھ بھی سکیں, ان کے اوپر ریسرچ بھی, R&D بھی کر سکیں اور ان کے اندر مہارت لا سکیں, اور اس کے بعد وہ سروسز ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. لیکن الحمدللہ, اور میں اب دیکھ رہی ہوں, میں انٹرویوز بھی لے رہی ہوں آج کل, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بچوں کو سمجھ آ رہا ہے, اسپیشلی لڑکیوں کو, کہ آئی ٹی ایسی ایک فیلڈ ہے جس میں گروتھ بہت زیادہ ہے. اب پہلے ایک سچویشن بن چکی ہوئی تھی جہاں پہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کی پہ ٹرسٹ اتنا نہیں تھا, لیکن اب آپ فری لانسنگ کے ڈیولپرز دیکھ لیں, یا کمپنیز جنہوں نے اپنی اچھی پروفائل بنا لی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں, تو وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہاں اگر پاکستانی ڈیولپرز ہوں یا پاکستانی کمپنیز ہوں تو ہم پریفر کریں گے. ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہے, کوالٹی وائز کام کی کوالٹی اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور کوئی بھی فردر ایشوز نہیں آتے, لیکن جو آپ سے کمٹ کیا گیا وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ یوتھ کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, کیونکہ اب جو نئی یوتھ آ رہی ہے وہ تمام ان چیزوں سے لیس ہے جو کہ آئندہ آنے والی دنیا میں ہم کو مدد دیں گی. اس میں آپ کی جو نئے ایریاز ہیں جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس میں مشین لرننگ ہے, اس میں انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, جیسے کہ ان تمام چیزوں کو یوز کر کے اب جو فیوچر میں میڈیا ہے اور مارکیٹنگ ہے اس نے آگے بڑھنا ہے. 2021 کے آخر میں چین کی سائبر اسپیس ایڈمنسٹریشن نے قومی آئی ٹی اپلیکیشن کے لیے 14واں 5 سالہ منصوبہ جاری کیا, جس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ 2025 تک چین میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 1.2 بلین تک پہنچ جائے گی. پورے معاشرے کے کل فکسڈ اثاثوں کی سرمایہ کاری میں آئی ٹی پروجیکٹ کی سرمایہ کاری کا تناسب 5.8% تک بڑھ جائے گا. چین کی آئی ٹی انڈسٹری کی بڑھتی مارکیٹ میں پاکستان کے لیے کون سے مواقع دستیاب ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ کچھ سروس آؤٹ سورسنگ پاکستان کے حوالے کی جا سکتی ہے. بہت سی سافٹ ویئر کمپنیاں پہلے ہی آف شور مارکیٹوں تک رسائی حاصل کر چکی ہیں, بشمول ٹک ٹاک جیسی ایپس, فرنٹ اینڈ سافٹ ویئر R&D سے لے کر کال سینٹر کے قیام تک. سافٹ ویئر کی انگریزی میں تبدیلی سب کی بہت زیادہ مانگ ہے. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چپس کی دوبارہ برآمد کی تجارت کو بھی آزمایا جا سکتا ہے. اس وقت چین کی چپس کی سالانہ درآمد خام تیل کی درآمد سے زیادہ ہے. 5G نئے انفراسٹرکچر کی ترقی کے ساتھ ساتھ چین کی مجموعی معیشت کا رجحان معلوماتی اور دانشورانہ ہے. تاہم چپس کی گھریلو پیداواری صلاحیت بہتر نہیں کی گئی اور درآمد شدہ چپس پر انحصار کافی زیادہ ہے. پاکستان میں مقامی تاجر یا کاروباری ادارے چپس درآمد کرنے, نیم تیار شدہ مصنوعات بنانے اور پھر چین کو برآمد کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, جس سے آئی ٹی کے شعبے میں ان کی برآمدات کے حجم میں بڑا اضافہ ہوگا. آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے وہ ہر بزنس میں استعمال ہونی ہے. اگر آپ سوچیں کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, اگر ہسپتال بنیں گے تو ان کو بھی آئی ٹی سسٹم چاہیے, اگر روڈز بنیں گی تو ان کو بھی ٹیکنالوجی کی سولوشن چاہیے, چاہے وہ چائنا میں اوپر ہوں یا چائنا کے سی پیک کی وجہ سے ہمیں ڈاؤن ساؤتھ اپرچونیٹیز ملیں گی. میرے خیال میں دس از اے گریٹ انیشیٹو جس میں ہر لحاظ سے ہماری ایکسپورٹس اور ڈومیسٹک کوالٹی کی امپروومنٹ بھی آئے گی, بیکاز ظاہر ہے ہم ورلڈ کلاس ہونے کی کوشش کریں گے اس میں اور بہتر ڈلیوری کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی میں پاکستان اور چین کو ایک دوسرے کے باہمی فوائد میسر ہیں. مستقبل میں دونوں ممالک اس شعبے میں کس طرح بہتر تعاون کر سکتے ہیں؟
चाइना से हम बहुत सीख सकते हैं जी, और आई थिंक हम अपने जो प्रोडक्शन के ऑपरेशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो तो ऑफ कोर्स हम सीख ही रहे हैं और उसकी तरफ भी आ रही है. हम आईटी में भी सीख सकते हैं. आप देखें चाइना भी मरीख पे चला गया है. चाइना ने जो टेक्नोलॉजी, जो सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो अमेरिका के बेस्ट सुपर कंप्यूटर से कई 100 गुना बेहतर है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने की. हम अभी हार्डवेयर में पाकिस्तान ज़रा पीछे हैं, हम सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, मगर हमें हार्डवेयर में सीखने की बहुत ज़रूरत है चाइना से, ताकि हम टेक्नोलॉजी के सारे वर्टिकल्स को, जो सब वर्टिकल्स हैं, उन सब में बेहतरी ला सकें. तो ये पाकिस्तान के पास अच्छा मयार और तकनीकी टैलेंट का ज़ख़ीरा मौजूद है. यूरोप और सिलिकॉन वैली में बहुत से बेहतरीन आईटी इंजीनियर्स सरगर्म हैं. पाक चीन आईटी ताउन तकनीकी ताउन से शुरू हो सकता है. हम अमले के तबादले के लिए मुश्तरका तहकीकी मराकज़ कायम कर सकते हैं. पाकिस्तानी पेशावर अफराद को तकनीकी रहनुमाई के लिए बाकायदगी से चीन मदऊ कर सकते हैं और मुश्तरका तौर पर कुछ आईटी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. चीन पाकिस्तानी कंपनियों या तकनीकी माहिरीन को आईटी के तरक्याती मंसूबों में शिरकत की दावत देने पर भी गौर कर सकता है. दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेहनतकश वसाइल ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और आईटी मसनूआत की दरामद और बरामद पर पाबंदियाँ कम हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान के मेहनतकश वसाइल ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और आईटी मसनूआत की दरामद और बरामद पर पाबंदियाँ कम हैं. इस वक्त वीवो, श्योमी, ओप्पो और दीगर कंपनियों ने पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट्स लगा रखे हैं और मोबाइल फ़ोन्स और आईपैड समेत कुछ मोबाइल मसनूआत पाकिस्तान में तैयार की जाती हैं, जो न सिर्फ मकामी मार्केट की तलब को पूरा करती हैं बल्कि हमसाया ममालिक को भी बरामद की जाती हैं. मुस्तकबिल में चीन में डिज़ाइन और पाकिस्तान में पैदावार का ताउन एक ट्रेंड बन सकता है. वो 1991 में तालीम हासिल करने के लिए चीन के तोंगहुआ यूनिवर्सिटी आया और ग्रेजुएशन के बाद बैनुल अक़वामी तिजारत का आगाज़ किया और उन्होंने एक चीनी लड़की से शादी की है. गुज़श्ता 20 साल से चीन में रहने और तिजारत करने के दौरान इसे कौन से मौक़े मिले हैं और इन तजर्बात से पाकिस्तान में कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है. आइए आज के प्रोग्राम में हम औरंगज़ेब खान साहब की कहानी सुनते हैं. 1991 में एक नौजवान पाकिस्तानी को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तालीम के लिए तोंगहुआ यूनिवर्सिटी भेजा गया. ये हैं औरंगजेब खान. चीन के साथ उनकी कहानी तकरीबन 30 साल पर मुहित है. चीन में मेरे करियर की तरक्की द्वांगख्वा यूनिवर्सिटी के ताउन और मदद से अलग नहीं की जा सकती. उनके बगैर मैं यकीनन अपना कारोबार इतनी आसानी से ना कर पाता. मेरे ट्यूटर्स बहुत मेहनती हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. हमारे दरमियान सकाफ़त, माहौल और ज़ुबान वगैरह के इख्तलाफात की वजह से बहुत सी गलत फहमियाँ और मुश्किलात जन्म लेती हैं. मेरे ट्यूटर्स हमें माहौल के मुताबिक ढालने और जल्द अज जल्द चीनी मुआशरे में जम होने में मदद करते हैं. ग्रेजुएशन के बाद औरंगजेब खान चीन में रहे और इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस से वाबस्ता रहे. तकरीबन 30 साल तक चीन में रहने और काम करने के बाद औरंगजेब खान पहले से ही चीन के मुशाहिदाकार हैं. एक सीनियर नेटिजन के तौर पर औरंगजेब खान हमेशा ऑनलाइन खरीदारी करते हैं. उन्होंने चीन में ऑनलाइन शॉपिंग में धमाकाखेज तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है, इसलिए वो चीन की ऑनलाइन अदायगी और ई कामर्स की तरक्की से बहुत मुतासर हुए. उन्होंने ये कारोबारी मॉडल पाकिस्तान में मुतारफ कराने का फैसला किया. सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में ऑनलाइन अदायगी और ई कॉमर्स में तरक्की की बड़ी सलाहियत मौजूद है. पाकिस्तान भी एक गुंजान आबादी वाला मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 230 मिलियन है. इसके अलावा 25 साल की उम्र के नौजवानों का तनासुब बहुत ज़्यादा है. मतवसत तबके की आबादी बहुत ज़्यादा है. मोबाइल फ़ोन कार्ड्स की रसाई की शरह भी ज़्यादा है. 70% से ज़्यादा आबादी के पास मोबाइल फ़ोन कार्ड्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 130 से 140 मिलियन है. तकरीबन 90 मिलियन स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. पाकिस्तान में ऑनलाइन अदायगी और ई कॉमर्स की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए पहले से ही बुनियादी शराइत मौजूद हैं, जैसे कि नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप और बड़ा आबादियाती मुनाफा. वबा के असरात ने ई कॉमर्स और ऑनलाइन अदायगी में भी तरक्की को फ़रोग दिया है. पाकिस्तान में 2015 में मोबाइल इंटरनेट की तरक्की का आगाज हुआ. चीनी स्मार्टफोन्स हवावे, ओप्पो और वीवो वगैरह 2017 में पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल हुए. औरंगजेब खान ने मौके से फायदा उठाया और शंघाई छिमाओ ई कॉमर्स कंपनी लिमिटेड तलाश की. इसका नया रिटेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शो प्लस आलमी सप्लाई चेन और मुकामी रिटेल टर्मिनल्स को कारोबार से कारोबार और सार्फिन के लिए अपने नए मॉडल B2B2C के जरिए मरबूत करता है.
इसके साथ साथ वो वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे ओवरसीज गोदाम, लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और अदायगी के लिए भी मदद फराहम कर रहे हैं। इस वक्त उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुकामी मोबाइल फोन मार्केट से मजबूती से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के B2B ई कॉमर्स के शोबे में मुनफरिद है, रैंकिंग में बहुत आगे है। पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और ये प्रोजेक्ट मेरे ज़ाती करियर से चलाए गए। शॉप प्लस को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान में कोई B2B प्लेटफॉर्म नहीं है और मकामी ताजरों को थोक फरोशों से सामान खरीदना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से बड़ी मिकदार में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया दरामद करता है। चीन के पास उम्दा सप्लाई चेन है, लेकिन पाकिस्तान के पास हमवार सप्लाई चेन का फुकदान है। ताजिरों को भी माल हासिल करने के लिए मिडल मैन की ज़रूरत होती है, लिहाजा हम इससे कारोबारी मौके तलाश करते हैं। अगर हम सप्लाई चेन को जोड़ सकते हैं तो ये इनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। लिहाजा हम इन ताजिरों को निशाना बनाते हैं और इनकी ख़रीदारी की ज़रूरियात को पूरा करने में इनकी मदद के लिए शॉप प्लस प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उस वक्त हम जल्द अज जल्द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, इसलिए हमने एंट्री पॉइंट के तौर पर डिजिटल मसनूआत जैसे मकबूल ब्रांड वाले शोबों का इंतखाब किया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के क़याम के इब्तदाई दिनों में ताजरों को आमतौर पर इस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई कारोबारी मॉडल नहीं था। औरंगजेब खान और उनकी टीम की कोशिशों से प्लेटफॉर्म ने आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत पर चलते हुए पाकिस्तानी मार्केट में एक अच्छा पैमाना हासिल किया है। बेहतरीन कीमत हासिल करने के लिए ताजिरों को ख़रीदारी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑर्डर करने पर रियायत मिलती है। हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पहले साल में हम 200 मिलियन युआन के कारोबारी हुजम के साथ 25,000 ताजिरों के पैमाने तक तरक्की कर चुके हैं। हमारे कारोबार ने उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में सबसे तेज़ी से तरक्की की। ये ख्याल किया जाता है कि औरंगजेब खान और उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इस वक्त पाकिस्तान की पूरी ई कॉमर्स मार्केट में निस्बतन तेजी से तरक्की इसलिए की कि उन्होंने सरहद पार सप्लाई चेन का मसला हल किया। चीनी सप्लायर्स के लिए पाकिस्तान में छोटे मुकामी ताजरों से बराह रास्त राब्ता करने के लिए मुल्क में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके प्लेटफॉर्म के जरिए सप्लाई चेन पर बहुत से गैर जरूरी लिंक्स को हटा दिया जाता है और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाता है। पाकिस्तान को मार्केट की पहचान हासिल करने के लिए मुकामी मसाइल को हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की शरह नमू बशमूल लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन अदायगी ट्रिपल डिजिट तक पहुंच गई है। इस वक्त पाकिस्तान की 90% मईशत कैश इकानमी है, जिसका मतलब है कि ये शोबा हमारे लिए बिल्कुल नया है। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 60,000 POS मशीनें मौजूद हैं, लेकिन चीन में कार्ड स्वैपिंग की जगह मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अदायगी और QR कोड्स ने ले ली है। पाकिस्तान में लाखों ताजिर हैं, उनमें हज़ारों में से चंद ताजिर ही क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करते हैं। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन अदायगी की तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। मौके से फ़ायदा उठाते हुए औरंगजेब खान ने चीनी मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म ओपे को पाकिस्तान लाने का फैसला किया, जो नाइजीरिया अफ्रीका में कामयाब रहा है। अफ्रीका में चीन के ऑनलाइन अदायगी के आलात के इस्तेमाल के ज़रिए ऑनलाइन अदायगी की सनत खूब तरक्की कर रही है। ये बैक वक्त मकामी मॉडल को अपनाकर बड़ी हद तक मकामी है। मुकम्मल तौर पर मकामी चीनी मॉडल को बैरून मुल्क बराह रास्त लागू करना मुमकिन नहीं है। मकामी हालात के मुताबिक कुछ मकामी मुवाफ़क़त की पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए। अफ्रीकी और पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सी मुमासलतें हैं। सबसे पहले मईशत उसी साइज़ की है। बुनियादी ढांचे के अलावा वो आबादी की बुनियाद और मार्केट कैश अदायगी के तनासुब के साथ भी मिलते जुलते हैं। जब मौके होते हैं तो चैलेंज भी होते हैं। मुश्किलात पर काबू पाते हुए औरंगजेब खान ने बताया कि उन्होंने इस साल जून में बाज़ाब्ता तौर पर कारोबार शुरू किया है, लेकिन ये अभी इब्तदाई मराहिल में है। मुस्तकबिल में उम्मीद है कि चीन में ऑनलाइन अदायगी की तरक्की की बुनियाद पर मार्केट को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए लोकलाइजेशन के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। बैंक कार्ड्स की कम रसाई की वजह से पूरी रिटेल इंडस्ट्री में ऑनलाइन अदायगी की मकबूलियत अब तक कम है। हम इस तलाश में हैं कि इंटरनेट से मुंसलिक किए बगैर स्मार्टफोन्स और गैर स्मार्टफोन्स पर इलेक्ट्रॉनिक अदायगी कैसे की जाए। हमारी टीम ने चीनी अदायगी के तरीकों में कुछ इख्तराआत की हैं। जब तक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप ई-वॉलेट अकाउंट खोल सकते हैं। टीम इस प्रोग्राम को पाकिस्तानी मार्केट में फ़रोग देने के लिए भरपूर मेहनत कर रही है और जल्द ही
خریدار اس محفوظ اور زیادہ آسان ادائیگی کے آلات سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔